हाय दोस्तों, आज हम अरस्तू के परिवार संबंधी विचार पर चर्चा करेंगे। इसके बाद जो उसके अन्य विचार हैं उस पर भी चर्चाएं कर लेंगे। जहाँ प्लेटो परिवार को प्रगति के मार्ग में एक व्यवधान, एक बाधा मानता है, वहाँ अरस्तू परिवार को उचित, आवश्यक और प्रेरणा का स्रोत समझता है। उसकी दृढ़ मान्यता है कि आत्मरक्षा, आत्म अभिव्यक्ति और मनुष्य की यौन भावनाओं की संतुष्टि के कारण परिवार सर्वथा स्वाभाविक और आवश्यक है। विकास और प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करने वाली इस सबसे पहली संस्था अर्थात परिवार का जन्म भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा अन्य भावनाओं की संतुष्टि के लिए हुआ है। अर्थात अरस्तू कहता है कि परिवार का जो जन्म होता है, जो उत्पत्ति होती है, वो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति और भावनाओं की संतुष्टि के लिए होता है। अर्थात कोई स्त्री है, पुरुष है, उनमें कुछ भौतिक आवश्यकता होती है उन्हें। भाई, उन्हें सुरक्षा चाहिए, उन्हें रोटी कपड़ा मकान चाहिए, इसलिए वो एक दूसरे के संसर्ग में आते हैं। और प्रकृति ने उन्हें जो है एक भावना देकर एक पृथ्वी पर भेजा है, तो उस भावना की संतुष्टि भी करनी है। इसलिए एक स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री चाहिए, जिससे वो जो इमोशन है उसको सेटिस्फाई कर सकें। इसलिए वो एक दूसरे के समीप आते हैं, संपर्क बनाते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप जब एक संतान जन्म लेता है तो उसे हम परिवार कहते हैं, अर्थात वह एक परिवार का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार अरस्तू कहता है कि परिवार का जो जन्म होता है भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति और भावनाओं की संतुष्ट के लिए होता है। दूसरा वो कहता है कि परिवार सामाजिक जीवन का प्रथम सोपान है। वो कहता है कि परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम सोपान है। यह वह आधारशिला है जिस पर सामाजिक जीवन का विशाल भवन स्थिर रहता है। यहीं से व्यक्ति का जीवन प्रारंभ होता है। परिवार नागरिकों की प्रथम पाठशाला है। परिवार में बालक माता की गोद और पिता के संरक्षण में पलित पोषित होकर नागरिकता की प्रथम शिक्षा ग्रहण करता है, और यहीं पर उसे जीवन संग्राम से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। परिवार में की गई तैयारी ही उसकी भावी सफलता या विफलता का कारण बनती है। अर्थात परिवार में जो हमें अच्छी शिक्षा मिल जाए, क्योंकि प्रथम पाठशाला है, जो माता होती है वो प्रथम शिक्षिका होती है। अगर वहाँ हमें अच्छी से संस्कार, शिष्टाचार और एजुकेशन या फिर एक प्रकार से जीवन संग्राम से लड़ने के लिए एक तैयारी जो सिखाया जाता है वो हमें मिल जाए, तो हमें जो है हमारा जीवन सफलता की सीढ़ियों को चढ़ता जाएगा। अपने जन्म के समय से ही व्यक्ति समाज के सूक्ष्म भाग अर्थात परिवार का अंग बन जाता है। वास्तव में परिवार एक छोटा समाज है जहां मनुष्य के जीवन को शिक्षित होने का अवसर मिलता है। व्यक्तित्व का विकास परिवार रूपी समाज में प्रस्फुटित होता है। तीसरा उसने कहा कि परिवार एक त्रिकोणात्मक संबंध का स्वरूप है, यानी कि परिवार एक त्रिकोणात्मक संबंधों का स्वरूप है। वो कहता है कि पति और पत्नी, स्वामी और दास तथा माता पिता और संतान, इन तीन संबंधों के परस्पर नियमानुसार व्यवहार का नाम ही परिवार है। परिवार के बृहत्तर स्वरूप को ही हम राज्य कह सकते हैं, क्योंकि राज्य एक ऐसा समुदाय है जिसमें अनेक परिवार होते हैं। मनुष्य की राजनीतिक यात्रा में परिवार पहली सीढ़ी है। परिवारों से मिलकर ग्राम और ग्रामों से मिलकर नगर राज्य बनता है। परिवार अथवा राज्य के अभाव में न व्यक्ति का विकास संभव है और न उसकी कोई सत्ता ही है। परिवार की सदस्यता नैसर्गिक है। व्यक्ति जन्म से ही परिवार का सदस्य हो जाता है, अतः इसकी सदस्यता के लिए विचार करने का प्रश्न नहीं उठता। अर्थात वो परिवार किसी का जन्मसिद्ध अधिकार है, नेचुरल है, उससे सबको मिलता ही है। आगे उसने कहा, अरस्तू ने कहा कि परिवार का जो स्वरूप होता है वो पैतृक होना चाहिए। वो कहता है कि परिवार का स्वरूप पैतृक है और परिवार के समस्त सदस्यों का कार्यकाल मतलब कि कार्य अलग अलग है। पुरुष परिवार का संचालक और शासक है। वह स्त्री की अपेक्षा अधिक गुणवान और समर्थ होने के कारण परिवार पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। दास निर्बुद्धि और विवेक शून्य होते हैं। वो दास के संदर्भ में भी कहता है कि दास निर्बुद्धि होते हैं, विवेक शून्य होते हैं, अतः उन पर स्वामी का शासन आवश्यक है। संतान अनुभवहीन होने के कारण मार्ग से भटक सकती है या अपना अहित कर सकती है, अतः उस पर पिता का नियंत्रण होना आवश्यक है। इस प्रकार अरस्तू के अनुसार परिवार का वयोवृद्ध पुरुष ही परिवार का मुखिया होना चाहिए। इस प्रकार
पैतृक व्यवस्था की बात करके अरस्तु ने पैट्रियार्की व्यवस्था, पितृसत्तात्मक व्यवस्था की बात की, जो इसकी आलोचना का एक कारण भी बनता है। अगला अरस्तु कहता है कि परिवार एक जीवन पर्यंत मित्रता का नाम है। उसका कहना है कि परिवार के सदस्यों में परस्पर एकदम से पूर्णतः मित्रता का वातावरण होना चाहिए। मुखिया के पूर्ण अनुशासन और नियंत्रण के साथ ही परिवार का वातावरण मधुरता और स्नेह से परिपूर्ण होना चाहिए। परिवार के सदस्य पारस्परिक सहयोग द्वारा अपनी नैतिक और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने से मतलब कि पूर्ति सरलता से कर सकते हैं। परिवार के किसी भी सदस्य को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। अरस्तु के अनुसार हम क्यों नहीं देखा जाना चाहिए? क्योंकि उपेक्षा की दृष्टि से हम अगर किसी भी सदस्य को देखेंगे तो एक सदस्य का दूसरे सदस्य के प्रति असंतोष व्यक्त होगा और वह परिवार ना होकर अराजकता का केंद्र, लड़ाई झगड़े का केंद्र बन जाएगा। इस प्रकार अरस्तु कहता है कि परिवार में किसी भी सदस्य को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बल्कि सभी को समान रूप से देखना चाहिए। अरस्तु का कहना है कि कभी कभी परिवार का आवश्यकता से अधिक मोह उसको मार्ग से विचलित कर सकता है। अतः राज्य का कर्तव्य है कि वह परिवार को नियंत्रण में रखने के लिए यदा कदा नियम भी बनाता रहे। इस तरह यहाँ भी अरस्तु मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है। जहाँ एक ओर वह परिवार का दिल खोलकर समर्थन करता है, वहीं दूसरी ओर परिवार को पूर्ण स्वतंत्रता भी नहीं प्रदान करना चाहता है। वह चाहता है कि जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए राज्य को सभी संभव उपाय करने चाहिए। और इसका यह विचार है, जो जनसंख्या को नियंत्रित करने का जो विचार है, वो आज के समकालीन विचार यानी कि बहुत ही रेलेवेंस है। क्योंकि आज जो हम दो हमारे दो की नीति या फिर एक योजना चल रही है कि पॉपुलेशन कम हो क्योंकि संसाधन कम है, तो अरस्तु का जो विचार है वो बहुत ही रेलेवेंस इस मामले में लगता है। और अरस्तु के परिवार संबंधी विचारों की आलोचना पैट्रियार्की व्यवस्था से हो सकती है, जो वो कहता है कि पिता जो है, सत्ता होनी चाहिए पिता की परिवार पर, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। एक पिता की सत्ता एक मतलब कि उसमें और जो सदस्य हैं उनके लिए जो है एक हानिकारक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि वो उसका एक माइंडसेट है। भाई हर एक व्यक्ति का दिमाग माइंड अलग अलग है। जरूरी थोड़ी है कि हम जो है किसी के कोई हमारे ऊपर इस तरह की सत्ता रखे या फिर हमें यह निर्देशित करे। कुछ ढील होनी चाहिए। इस प्रकार अरस्तु के इस पैट्रियार्की व्यवस्था की आलोचना होती है, जिसमें महिलाओं का बहुत ज़्यादा शोषण होता है। दूसरा आलोचना महिलाओं के प्रति है, मतलब कि अरस्तु के विचार का जो विचार है कि महिलाएं दुर्बल होती हैं पुरुषों के तुलना में, तो वो ये भी आलोचना का एक कारण बनता है। क्योंकि ऐसा नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं जो ये पुष्ट करते हैं कि महिलाएं कमज़ोर नहीं होती, बल्कि वो पुरुषों के समान ही कंधे से कंधा मिलाकर चलने में समर्थ होती है। इसलिए अरस्तु का यह जो स्त्रियों के प्रति उपेक्षा की दृष्टि है वो सही नहीं हो सकता। इस प्रकार हम अरस्तु के परिवार को देखते हुए इसका मूल्यांकन भी कर रहे हैं। तो आशा है कि आपको ये पहल अच्छी लग रही होगी, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगा। और मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, उनको भी बताइए। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। अगले वीडियो में हम अरस्तु के दास संबंधी विचार पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।